दोस्तों नमस्कार। आज की कहानी है बड़ी बहू। रोहिणी, शालू, जल्दी आओ। ये देखो पापा जी, तुम दोनों के लिए कितने सुंदर तोहफे लेकर आए हैं। आवाज़ सुन रसोई में काम कर रही दोनों ही बहुएं बाहर अपने सास ससुर के कमरे में आ गई। रोहिणी की शादी अभी कुछ महीने पहले हुई थी, तो ये उसका पहला करवा चौथ था। इसलिए हमने सोचा कि उसके लिए कोई अच्छा सा उपहार लिया जाए। बाकी जेवर तो अभी शादी में बहुत सारे ही बनवाए थे। डायमंड की अंगूठी तब रोहिणी के लिए नहीं बन पाई थी, इसलिए मैंने ही पापा से बोल कर मंगाई है। रोहिणी और शालू की सास नैना जी ने कहा, अब काम बाद में होता रहेगा, चांद निकलने वाला है। जाओ तुम दोनों पहले तैयार होकर पूजा कर लो, तो फिर सब एक साथ ही खाना खाएंगे। दोनों ही बहुओं को अंगूठी सौंपते हुए नैना जी ने कहा, रोहिणी इस घर की छोटी बहू है, जिसकी शादी को अभी बस 6 महीने ही हुए हैं। अपने पहले करवा चौथ पर सास ससुर से इतना महंगा तोहफा प्यार स्वरूप पाकर उसकी तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। उसने तुरंत ही अपने मायके फ़ोन घुमाकर अपनी माँ से अपने नए घर और ससुराल वालों की खूब तारीफ की। वहीं दूसरी तरफ शालू की शादी को काफ़ी साल हो गए जब से उसे उसकी सास नैना जी ने अंगूठी थमाई है। उसे उसकी जरा सी भी खुशी नहीं थी। रह रहकर उसके दिमाग में बस अपनी देवरानी रोहिणी को लेकर जलन होने लगती है। 6 साल हो गए हैं मेरी शादी को, ऐसे 6 करवा चौथ निकल गए, पर मुझे तो आज तक कभी किसी तीज त्योहार पर कभी कोई उपहार नहीं मिला। और जब लाडले बेटे की लाडली बहू आ गई है, तो उपहार आने शुरू हो गए। शालू ने भी तुरंत ही फ़ोन घुमाकर अपनी माँ को सारी बात बता दी। 2 बहुओं के हो जाने से ऐसी छोटी मोटी बातें तो घर में होती ही रहती हैं। अभी तो शुरुआत, आगे चलकर ऐसे बहुत से मोड़ आएंगे। तुम घर की बड़ी बहू, थोड़ा बड़प्पन दिखाओ। और वैसे भी समधन जी ने अकेले रोहिणी के लिए तो उपहार नहीं मंगाया, साथ में तुम्हारे लिए भी तो ठीक वैसे ही सेट मंगाया है। तो मुझे नहीं लगता तुम्हें कोई परेशानी होनी चाहिए। चांद निकल आया है, जाओ पूजा करो और इन सब बातों को अपने दिमाग में मत लाना, वरना नुकसान हो जाएगा। शालू की माँ ने बोलकर फ़ोन काट दिया। सब मुझे ही गलत समझते हैं। माँ, कम से कम तुम तो अपनी बेटी की भावनाओं को समझो। मुझे उपहार से परेशानी नहीं है। मुझे दुख इस बात का है कि अभी तक अपनी बड़ी बहू के लिए कोई उपहार आज तक क्यों नहीं आया। शालू ने रोते रोते अपने आप से कहा। तभी रोहिणी ने आवाज़ दी, भाभी आप अभी तक तैयार नहीं हुई, चांद निकल आया है, जल्दी कीजिए, सब लोग आपका बाहर इंतज़ार कर रहे हैं। शालू जल्दी से तैयार होकर बाहर आ गई। पूजा किया, व्रत तोड़ा। सब लोगों ने पूजा करके एक साथ खाना खाया। माँ, सारे दोस्त कॉफ़ी के लिए कैफ़े जा रहे हैं, मैं और रोहिणी भी साथ होकर आते हैं, थोड़ी देर में आ जाएंगे। छोटे बेटे रवि अपनी माँ नैना जी से बोला, सब समझती हूँ मैं, सारे दोस्त जा रहे हैं। सारे दोस्त जा रहे हैं या तू अपनी पत्नी को कहीं ले जाना चाहता है? नैना जी ने हंसते हुए कहा,
जल्दी घर आना और बहू से बोलना कि सारे जेवर उतार कर जाए, क्योंकि ज़माना सही नहीं है और आने में रात भी हो जाएगी। उन दोनों के घर से जाने के बाद नैना जी ने बड़ी बहू शालू को अपने कमरे में बुलाया। कोई परेशानी है क्या बड़ी बहू? शाम से ही तुम्हारे चेहरे पर शिकन देख रही हूँ। पहले से ही भरी शालू अपने गुस्से पर काबू न कर पाई और वो रोने लगी। माँ, इन 6 सालों में आपने एक पल भी मुझे कभी ये महसूस नहीं होने दिया कि मैं अपने माता पिता से दूर किसी एक नए घर में आई हूँ। हमेशा मुझे एक बेटी से ज़्यादा ही प्यार किया। फिर ये देवर जी की शादी हो जाने के बाद इस तरह का भेदभाव क्यों? आपने पहले तो कभी मुझे किसी त्योहार पर कोई उपहार आज नहीं दिया, फिर अब क्यों? नैना जी की पारखी नज़र जो शाम से महसूस कर रही थी वही बात सच निकली, क्योंकि तोहफा देने के बाद ही उनको अंदाजा हो गया था। उन्होंने शालू को अपने पास बिठाया और कहा, मैंने कभी भी अपने दोनों बच्चों में अंतर नहीं किया, तो फिर उनकी पत्नियों में क्यों करूँगी? तुम लोग बस मेरी बहू नहीं, मेरे घर की रौनक हो, मेरे घर की लक्ष्मी हो। और ऐसा सिर्फ इसलिए नहीं किया गया जिससे इन 6 सालों में तुम्हारे पास छोटी से ज़्यादा जेवर ना इकट्ठा हो जाए। जो भी हो, तुम दोनों के पास बराबर ही रहे। माता पिता कभी अपने बच्चों में भेदभाव नहीं करते। मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम्हें अपने सारे प्रश्नों का उत्तर मिल गया होगा। मैं चाहती थी मेरी दोनों बहुओं के पास सब कुछ एक जैसा हो और बराबर हो। जाओ, थक गई होगी, अपने कमरे में जाकर आराम करो। पर शालू अपनी आंखों में से नींद कोसों दूर थी। मेरे इस घर को अपने 6 साल दिए, उसका कोई एहसान ही नहीं। अरे अगर कुछ छोटी मोटी चीज़ दे दी भी होती तो कौन सा पूरा जेवर से कुआं भर जाता। सब दिखावा है। शालू मन ही मन बड़बड़ाई चली जा रही थी। अभी कमरे में कदम रखा ही था कि पीछे से मोहन ने आकर उसकी आंखें बंद कर दी। करवा चौथ मुबारक हो धर्मपत्नी जी। शालू मुड़कर पीछे देखती है, उससे पहले ही मोहन ने उसके हाथ में एक सुंदर सा ब्रेसलेट पहना दिया। शालू चौंक गई। ये तो इससे पहले वो कुछ बोल पाती, मोहन ने बोलना शुरू किया। हाँ, ये वही ब्रेसलेट है जो तुम्हें रवि की शादी के जेवरों की खरीदारी करते समय बहुत पसंद आया था। तभी माँ ने इसे तुम्हारे लिए खरीद लिया था और किसी मौके पर देने के लिए रख लिया था। आज मौका भी है और दस्तूर भी, क्योंकि आज से अच्छा दिन तो हो ही नहीं सकता। आपका पसंदीदा तोहफा हाजिर है। मोहन ने घुटने पर बैठकर अपने हाथ को शालू की तरफ बढ़ाते हुए कहा। शालू की आंखों में से आंसू आने लगे। मुझे माफ़ कीजिए मोहन, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैंने माँ पापा को कितना गलत समझ लिया। मैं भूल ही गई कि इतने सालों में उन्होंने भले ही मुझे कोई तोहफा खुद से नहीं दिया, पर हर साल, हर त्योहार, हर जन्मदिन, हर सालगिरह पर तुम मेरे लिए कोई ना कोई निशानी ज़रूर लेकर आते हो, और वो सब मेरा खुद का होता है, जो कि इसी घर से मुझे मिलता है। मैंने माँ से कितने रूखे अंदाज से बात की है। मेरे बारे में क्या सोच रही होंगी माँ? शालू ने रोते हुए कहा। उसकी चिंता तुम्हें करने की कोई ज़रूरत नहीं है।
माँ अपनी बड़ी बहू को खुद से भी ज़्यादा अच्छे से पहचानती है और वो खुद भी इस दौर से गुजर चुकी है, तो उनसे ज़्यादा इन सब बातों को इतने अच्छे से कोई नहीं समझ सकता। मोहन ने शालू की आंखों में लुढ़क आए आंसुओं को पोंछते हुए कहा, तुम ज़्यादा परेशान ना हो, मुझे इस बार आइसक्रीम खिलाने नहीं ले चलोगे मिस्टर हस्बैंड? शालू ने हंसते हुए कहा, जी बंदा तो कब से आपकी खिदमत में हाजिर है। दोनों एक साथ मुस्कुराए और घर से निकल पड़े। सुबह सब कामों से फुर्सत के बाद जब शालू ने देखा सासू माँ अकेले हैं अपने कमरे में, तो उनके पास गई और बोली, माँ मुझे माफ़ कर दें, मैंने आपको कितना गलत समझा, आपसे गुस्से में बात की। नैना जी ने शालू का हाथ अपने हाथ में लेते हुए बोली, मुझे पता है मेरी बेटी का दिल बहुत साफ है, वो अपनी माँ से कभी नाराज नहीं हो सकती। शालू ने नैना जी को खींचकर अपने गले से लगा लिया। दोनों सास बहू में मुस्कुरा दी। दोस्तों, ये थी एक पारिवारिक कहानी और बहुत ही शानदार कहानी जो मुझे बहुत पसंद आई थी, तो मैंने सोचा आपको भी सुना दूँ। कहानी कैसी लगी हो, यदि पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट भी करें। कल मैं फिर हाजिर होती हूँ एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।